फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस। अभी तक हमारा जो चैप्टर 3 है उसके कई सारे लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। तो जो हमारा टॉपिक था, जो रह गया था थोड़ा, कोलराउश का नियम मैंने आपको बताया था, आपका जो विद्युत अपघट्य था प्रबल दुर्बल के बारे में, तो मैंने कहा था इस पे एक हम ग्राफ बनाएंगे। हम इस पे ग्राफ बनाएंगे और इस ग्राफ के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोलराउश का नियम। तो लास्ट में मैंने आपको क्या टॉपिक बताया था? लास्ट में मैंने आपको, अगर ध्यान हो तो, मैंने आपको बताया था अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता। देखो, अनंत तनुता पर अगर मोलर चालकता की अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था कि देखो, जब हम कोई भी सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे, मैं बस जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। देखो, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको कहा था कि जब हमारे आयतन की बात करें, किसकी बात करें? आयतन की। देखो, जब हम आयतन की बात करें, अगर आयतन का मान होता है कम, उस टाइम सांद्रता का मान यानी कंसंट्रेशन का मान होता है ज़्यादा। ये पीछे वाली वीडियो में रिपीट बता चुकी हूँ, जस्ट रिपीट कर रही हूँ। जब आयतन का मान होता है कम, उस टाइम सांद्रता का मान क्या होता है? ज़्यादा है। और आपका जो मोलर चालकता होता है वो भी क्या होता है? आपका कम होता है। आप कैसे याद रखोगे? क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था फॉर्मूला लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कापा इंटू वी। तो ये किस पे डिपेंड करता है? वी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो था रफ, जस्ट आपको बताने के लिए। अब देखो, उसके बाद मैंने आपको एक बात और बताई थी। मैंने कहा था कि जब आयतन का मान, क्या, जब आयतन का मान होता है ज़्यादा, उस टाइम सांद्रता का मान क्या हो जाता है? कम। और उस टाइम लैम्डा एम का मान भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आयतन पे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि देखो, एक तो होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, एक होता है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य की बात करें तो वे विद्युत अपघट्य जो पूरी तरीके से आयनों में टूट जाते हैं, और दुर्बल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जो पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते। ठीक है, जस्ट आपको रिवाइज करवा रही हूँ, रिवाइज करने की कोशिश करना, पीछे पढ़े हुए को याद करने की कोशिश करना। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि तनुता का प्रबल व दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने आपको कहा था कि तनुता अगर हम प्रबल विद्युत अपघट्यों में बढ़ाएंगे तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें तो एक बार तनुता बढ़ाने पर तो क्या होता है? दुर्बल विद्युत अपघट्य का मान जो है, मतलब ये बोल सकते हैं, तनुता बढ़ाने पर वो ज़्यादा आयनित होने लग जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित ज़्यादा से ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम मोलर चालकता को अनंत तनुता पर कर दे, यानी आप आयतन को हद से ज़्यादा बढ़ा दो, यानी अब आयतन जो है आप अनंत कर रहे हो दुर्बल विद्युत अपघट्य में। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया था कि एक गिलास पानी का आपने सॉल्यूशन तैयार किया, वो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य का था। अब उस पानी को आपने अगर मग में डाला, ठीक है, और मग को पूरी तरीके से भर दिया, तो पहले वाले कंडीशन में जो भी आयन आपके आयनों में नहीं टूटे थे दुर्बल विद्युत अपघट्य के, अब वो एक मग पानी के कारण क्या हुआ? आयतन बढ़ गया और उसकी सांद्रता यानी उसके जो कंसंट्रेशन है वो घट जाएगी, तो उसमें विद्युत अपघट्य का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने उसी एक मग पानी को एक बाल्टी पानी के साथ मिक्स कर दिया तो वहाँ पर उस दुर्बल विद्युत अपघट्य पर अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और उस टाइम जो हमारा आयतन है, उस टाइम जो हमारा आयतन यानी जो हमारा V है वो क्या हो गया? इन्फिनाइट हो गया। V क्या हो गया? इन्फिनाइट हो गया। जब हमारा V इन्फिनाइट होता है तो उस टाइम हमारी जो सांद्रता का मान है, C का मान है, उसको हम क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। उस टाइम हम सांद्रता को क्या मान के चलते हैं? 0 मान लेते हैं, क्योंकि अब उस विद्युत अपघट्य पर हमने तनुता का मान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इतना ज़्यादा कि वो अब अनंत पर पहुँच चुका है, तो अब सांद्रता का उससे कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, और उसी वक्त मैंने आपको कहा था कि हमारी जो मोलर चालकता है वो हमारी क्या हो जाती है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर हो जाती है। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताई है, तो जस्ट मैं रिपीट कर रही थी। तो आपने ये 3 चीज़ ध्यान रखना है। क्या क्या चीज़ बताई मैंने?
जब आयतन का मान आप अनंत कर दो, यानी आपने सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा तनु कर दिया है, तो सांद्रता का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जो हमारी मोलर चालकता है वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब बात आती है कि हम ग्राफ बनाएंगे किस पर, एक तो बनाएंगे प्रबल विद्युत अपघट्य पर और एक बनाएंगे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य पर। तो ध्यान से समझना इसको। सबसे पहला जो हमारा ग्राफ होगा वो किस पे होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य पर ग्राफ। ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में, तो इस तरीके से आपने ग्राफ बनाना है। सबसे पहले इस ग्राफ के अंदर जो ये रेखा है वो तो किसको बता रही है, आपकी सांद्रता को, ये आपकी रूट सी को बताएगी। ठीक है। और जो ये ग्राफ है ये बता रही है आपको मोलर चालकता को। ये किसको बता रही है, मोलर चालकता को, जो किसको बता रही है, आपको लैम्डा एम के बारे में बता रही है। ठीक है। देखो आपको पता है सी क्या होता है, कंसंट्रेशन। रूट सी क्या हो जाएगा, सी का प्रयोग बोल सकते हैं हाफ हो गया, लेकिन ये ग्राफ जो है वो रूट सी पर डिपेंड करता है, ना कि पूरी तरीके से सी पर। ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। अब आपको पता है कि कोई भी ग्राफ है, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 पॉइंट से। ये जो पॉइंट होते हैं इसको अपने क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। मतलब इस पॉइंट के अंदर जो हमारी सांद्रता का मान है वो क्या है, 0 है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात आती है कि प्रबल विद्युत अपघट्य पर आप ग्राफ कैसे बनाओगे। ग्राफ कैसे बनेगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका ग्राफ है, यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट्य की बात कर रहे हैं तो हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं केसीएल। एग्जाम्पल के रूप में क्या ले लेते हैं, केसीएल। अब केसीएल का मान लो फर्स्ट पॉइंट पे जो आपको ग्राफ मिल रहा है वो यहाँ कहीं पे मिल रहा है। वो कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ कहीं पे मिल रहा है। जैसे जैसे मोलर चालकता का मान बढ़ेगा, देखो जैसे जैसे मोलर चालकता का मान बढ़ेगा वैसे वैसे सांद्रता का मान घटेगा। ये हमने पीछे बात की हुई है ना। जैसे जैसे मोलर चालकता का मान बढ़ेगा वैसे वैसे सांद्रता का मान घटेगा। अब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, सांद्रता का मान घटाएंगे, यानी अब हम रिवर्स चल रहे हैं। ठीक है। अगर मान लो दूसरा पॉइंट जो है ना वो आपको यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है, तो आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पर सांद्रता का मान पहले की तुलना में क्या हो गया, कम। लेकिन मोलर चालकता का मान पहले की तुलना में क्या हो गया, ज़्यादा, क्योंकि ये एक दूसरे के एक टाइप से अपोजिट की तरह काम कर रहे हैं, है ना। तो ये जो दूसरा पॉइंट है वो आप यहाँ पे इस तरीके से बना लोगे। जो आपको तीसरा पॉइंट मिलता है ग्राफ में वो आपको यहाँ कहीं पे मिलता है। तो देखो आपको साफ ही पता चल रहा है कि जैसे जैसे सांद्रता का मान घट रहा है वैसे वैसे मोलर चालकता के मान में वृद्धि हो रही है। इसको हम मिलाएंगे ना, ये बिल्कुल एक सीधी रेखा के रूप में आपको प्राप्त होगी। तो थोड़ा सा आपने इस तरीके से बनाना है। अब जैसे ही हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जैसे हम इन पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे, तो ये आपको कैसे प्राप्त हो रही है, एक सीधी रेखा की भांति प्राप्त हो रही है। ठीक है। अब बात आती है कि हमें तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। किसमें ज्ञात करनी है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब अनंत तनुता, तनुता अनंत कब होगा, मोलर चालकता जो है वो अनंत कब होगी, जब आपके सांद्रता का मान क्या होगा, 0 होगा। सांद्रता का मान क्या होगा, 0 होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको पता है सांद्रता का मान 0 कहाँ पर है, तो सांद्रता का मान इस पॉइंट पर 0 है। इस पॉइंट पर सांद्रता का मान क्या है, 0। यानी ये जो लाइन है ये पूरे c बराबर 0 के बराबर होगी, है ना। ये पूरी लाइन किसको बताएगी, जिसमें सांद्रता का मान 0 होगा। अब देखो यहाँ पर हमें अनंत तनुता पर कैसे मिलता है, हमें ग्राफ को क्या करना पड़ता है, पीछे की तरफ स्केल की सहायता से बढ़ाना पड़ता है। इसे हम बोलते हैं ग्राफ का बहिर्लेखन। क्या बोलते हैं इसे हम, ग्राफ का, इसे हम बोलते हैं ग्राफ का बहिर्लेखन। और ग्राफ के बहिर्लेखन के बाद हमें प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का, जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है उसका मान मिलता है। कैसे मिलता है, तो ध्यान देना। जैसे स्केल की सहायता से इस सीधी रेखा को मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया इस तरीके से, तो ये यहाँ किसी पॉइंट पे क्रॉस करेगी, क्रॉस करेगी ना। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि मुझे मोलर चालकता चाहिए, किस में, अनंत तनुता पर, है ना। और अनंत तनुता पर मोलर चालकता तभी मिलेगी जब सांद्रता का मान क्या होगा, 0। और सांद्रता का मान 0 कब है, जब वो इस रेखा में कहीं पे आए। यहाँ पे c का मान 0 है, इस रेखा में जब कहीं पे आएगा
तभी हमारा सांद्रता का मान 0 और मोलर चालकता जो है वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहलाएगी। यानी इस पॉइंट पर हमारा जो लैम्डा m है वो हमारा लैम्डा m इन्फिनाइट कहलाएगा। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राफ का बहिर्लेखन। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्राफ का बहिर्लेखन। समझ आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा टफ, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। प्रबल विद्युत अपघट्य का तो हमने पढ़ लिया। एज कंपेयर जस्ट हम दुर्बल का पढ़ेंगे तो आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर होने लग जाएगा। ठीक है, तो अब जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब क्या हमारा? दुर्बल विद्युत अपघट्य। देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम कौन सा? CH3COOH। इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हैं? CH3COOH। आई थिंक अब तक तो एग्जांपल याद ही हो गया होगा आपको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ किस टाइप का बनेगा आपका? तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। इधर तो हम किसको लेंगे? कंसंट्रेशन को। इधर हम क्या लेंगे? यहाँ पे हम एग्जाम्पल थोड़ा इधर लिख देते हैं, अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा तो ये आ गया आपका CH3COOH। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है आपका? लैम्डा m, यानी मोलर चालकता को बता रही है ये रेखा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम CH3COOH का ग्राफ बनाते हैं ना, वो हमें इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ना प्राप्त होकर एक इस तरीके से कर्व प्राप्त होता है। समझ आ गई बात? अब हमारा जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ठीक है, अब आप अगर ग्राफ को ढंग से देखो, अब इसका आप बहिर्लेखन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको स्केल की सहायता से पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये सीधे थोड़ा ना जाएगी, ये तो थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगी। हमें तो एक ऐसा पॉइंट चाहिए ना जहाँ पर ये किसको क्रॉस करे? ये आपके इस वाली रेखा को क्रॉस करे। सीधे वाले में तो हम आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, आसानी से बहिर्लेखन कर सकते हैं, लेकिन दुर्बल वाले में हम इसका बहिर्लेखन स्केल की सहायता से नहीं कर सकते। यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य पर हम जो मोलर चालकता है वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात नहीं कर सकते। अब दुर्बल में आ गई दिक्कत, इसमें हम नहीं कर सकते, तो क्या उपाय है? इसका एक उपाय है, वो है कोलराउश का नियम। इसका उपाय क्या है? कोलराउश का नियम। कोलराउश ने जो अपना नियम दिया था वो दुर्बल विद्युत अपघट्यों पे अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात करने के लिए ही दिया था। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम कोलराउश के नियम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कोलराउश के नियम के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोलराउश का नियम जो है वो स्पेशल दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात करने के लिए है। तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को और समझते हैं कोलराउश का नियम। तो देखो यहाँ पर कोलराउश का नियम जो है, इसमें मैंने क्या बताया आपको? इस नियम के अनुसार किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके अवयवी आयनों, अवयवी आयन धनायन भी हो सकते हैं, ऋणायन भी हो सकते हैं। जैसे अपने एग्जांपल ले रहे थे CH3COOH, है ना, तो CH3COOH के अंदर क्या होता है? CH3COO तो क्या होता है? माइनस। CH3COO क्या होता है? माइनस, और H क्या होता है? प्लस। तो जो आपका CH3COOH बन रहा है वो किससे मिलकर बन रहा है? इनके अवयवी धनायनों व इनके अवयवी ऋणायनों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? इनके मोलर चालकताओं के योग के। अब इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य आपको मिलेगा। यहाँ तक बात समझ आई आपको? शुरू में कोलराउश के नियम में सिर्फ इतना बताया गया है कि जो कोलराउश का नियम है वो दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और ये जो आपका अनंत तनुता पर मोलर चालकता है वो धनायनों व ऋणायनों के योग के बराबर होती है। इसका फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला क्या है? लैम्डा m इन्फिनाइट, क्योंकि हम किसको ज्ञात कर रहे हैं? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है वो किसके बराबर है? आपका ये क्या कहते हैं, इसे अपने बोल देंगे, इस पूरे क्वेश्चन को तो बोल देंगे धनायनों के लिए, और इसे अपने क्या बोल देंगे? ऋणायनों के लिए। तो देखना इसको हम क्या लिखेंगे? जो आपका लैम्डा m
सॉरी, जो आपका लैम्डा इनफिनाइट पॉजिटिव है वो है आपका धनायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। और जो आपका लैम्डा नेगेटिव है इनफिनाइट, वो आपका क्या हो जाएगा, ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। नेक्स्ट आपका ये है आपका लैम्डा, यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक होगी, लैम्डा के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, लैम्डा के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो लैम्डा के ऊपर अगर पॉजिटिव आता है तो ये किसको बताएगा, धनायनों की संख्या को, किसको बताएगा, धनायनों की संख्या को। और जो आपका लैम्डा नेगेटिव है, जो आपका लैम्डा नेगेटिव है वो किसको बताएगा, ऋणायनों की संख्या को, ऋणायनों की संख्या को बताता है, ठीक है। अब देखो इसको हम क्वेश्चंस के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि टॉपिक है ना तब भी ज़्यादा अच्छे से समझ आता है जब हम उसके क्वेश्चंस भी करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एग्जाम्पल के साथ समझना, अगर मुझे इसे कोलराउश के नियम के अकॉर्डिंग लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी। जो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल यानी इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका आंसर मैं कैसे लिखूंगी, देखना। इसको हम लिखेंगे लैम्डा इनफिनाइट NaCl, क्या ले रहे हैं हम, NaCl, तो किसकी मोलर चालकता को बताएंगे, NaCl की। नेक्स्ट क्या बन जाएगा आपका, अब देखो यहाँ पर क्या है, धनायनों की संख्या, अब Na+ है, Na+ के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पर इसके मान को लिखने की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका जो लैम्डा प्लस इनफिनाइट है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे Na+। प्लस में क्या बन जाएगा आपका लैम्डा इनफिनाइट Cl-। क्लियर बात, इजी सही है। एग्जाम्पल समझते हैं पहले, उसके बाद इस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है, क्योंकि सबसे पहले आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। अब देखो यहाँ पर MgCl2 के अंदर क्या लिखेंगे हमने, लैम्डा इनफिनाइट MgCl2, और ये क्या हो जाएगा लैम्डा इनफिनाइट Mg+2 प्लस में लैम्डा इनफिनाइट 2Cl-। सॉरी, अब बात आती है कि यहाँ पर क्या है, आपके ऋणायनों की संख्या दे रखी है, और ऋणायनों की संख्या को हम कहाँ लिखेंगे, इसके आगे, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि आपका 3rd नंबर एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा कि देखो सबसे पहले तो आपने क्या लिखना है, लैम्डा इनफिनाइट Al2SO4 की थ्राइस। नेक्स्ट आपका क्या बन जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, धनायनों की संख्या दे रखी है, और धनायनों की संख्या को हम आगे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको धनायनों के अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है उसको लिखना है, तो लैम्डा इनफिनाइट यहाँ पर क्या आ जाएगा Al+3 प्लस में, अब यहाँ पे ऋणायनों की संख्या कितनी है, 3 दे रखी है, तो ये हो गया 3, यहाँ पे आ गया लैम्डा इनफिनाइट, और ये हो जाएगा SO4-2। तो ये 3 एग्जाम्पल समझ आगे होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब अपने बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, अनंत तनुता पर MgCl2 विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करें, ठीक है। हमें क्या करना है, MgCl2 की मोलर चालकता ज्ञात करनी है, पहली बात तो ये। उसके बाद ये बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है वो हमें देखना है। क्वेश्चन में इसने क्या रखा है, यदि लैम्डा अनंत Mg+2 तथा लैम्डा 2 क्या है आपका लैम्डा अनंत Cl- की मोलर चालकताएं क्रमशः 106.1, यानी ये जो मान है वो तो किसका दे रखा है, इसका, तथा ये मान दे रखा है इसका। तो हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मेथड बहुत इजी है, बस आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो हमें देखना है कि भाई हमें किसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका मान लैम्डा के अकॉर्डिंग लिखेंगे, कोलराउश के नियम के अकॉर्डिंग। तो पीछे अभी हम एग्जांपल समझ के आए हैं कि हम इसे कैसे लिखते हैं, लैम्डा इनफिनाइट MgCl2
नेक्स्ट क्या लिखते हैं हम, लैम्डा इन्फिनाइट Mg+2, इसमें धनायनों के धन चालकता पर मोलर चालकता पर होता है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 लैम्डा इन्फिनाइट Cl-। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ फॉर्मूलों के अंदर मान को पुट करना है। आपको इसका मान दे रखा है ये, तो आप यहाँ पे ये लिख दोगे, और इसका मान दे रखा है ये, तो आप इसको यहाँ पर लिख दोगे। तो हम जल्दी से इसके मान पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लैम्डा Mg_Cl2, इसका मान आपको कितना दे रखा है, 106.1 प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, इसका मान आपको कितना दे रखा है, 76.3। क्लियर यहाँ तक? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 258.7। ठीक है, ये तो हो गया आपका आंसर। और सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो देख ले कैसे होगा। दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है, देखो ये भी बहुत ही इजी है। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो पीछे मैंने आपको बताया था कि जो आपका Al2SO4 की थ्राइस है, इसको हम किस में तोड़ते हैं, इसको हम तोड़ते हैं, इसको हम तोड़ देंगे 2Al+3 प्लस में 3SO4-2 में, इसी में तोड़ेंगे। तो इसको अपने लैम्डा के अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ पर अपने लिख लेते। देखो इसमें इन्होंने हिंट नहीं दिया अच्छे से, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो ये कैसे टूट रहा है, ये यहाँ पर टूटेगा लैम्डा इन्फिनेट Al2SO4 की थ्राइस। आगे आपने इसको क्या करना है, आगे आपने सबसे पहले धनायनों को लिखना है। धनायनों की संख्या कितनी है, 2, और इसकी मोलर चालकता कितनी हो जाएगी, Al+3, प्लस में ऋणायनों की संख्या कितनी है, 3, और यहाँ पर जो इसकी मोलर चालकता है वो कितनी हो जाएगी, SO4-2। नेक्स्ट अपने क्या करना है, इनके मान पुट करने हैं। तो मान पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Al2SO4 की थ्राइस, इसका मान रख देते हैं 2 मल्टीप्लाई Al+3 का मान कितना दे रखा है आपको, 15.0 प्लस में 3 गुना, ये आपका क्या हो जाएगा 160.0। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 51.0, सॉरी ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इजी थे इसके क्वेश्चन, कुछ भी नहीं इनके क्वेश्चनों में। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। मैं जाते जाते इसका एक होमवर्क में क्वेश्चन दूंगी और वो आपने सॉल्व करना है। तो ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करेंगे। कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दुर्बल विद्युत अपघट्टों का मान हम कैसे निकालेंगे, कोलराउश के नियम से निकालेंगे। अब बात आती है अनुप्रयोग में कि क्या हम केवल प्रबल विद्युत अपघट्टों के योग से या घटाव से दुर्बल विद्युत अपघट्टे का मान निकाल सकते हैं। देखो बात समझ में आई होगी, दोबारा सुनना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रबल विद्युत अपघट्टे दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इनसे आपको दुर्बल विद्युत अपघट्टे का मान ज्ञात करना है, तो आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि हम 3 प्रबल विद्युत अपघट्टे लेंगे और केवल प्रबल विद्युत अपघट्टों से हम दुर्बल विद्युत अपघट्टों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखना यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोलराउश के नियम का अनुप्रयोग। कोलराउश के नियम का अनुप्रयोग। देखो अगर हम कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्टे चुन लेना है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं चुन लेती हूँ जो कि फेमस है अपने पास CH3COOH। अब अपने को क्या करना है, इस दुर्बल विद्युत अपघट्टे का मान ज्ञात करना है। अब इस दुर्बल विद्युत अपघट्टे का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, मैंने आपको क्या किया, 3 प्रबल विद्युत अपघट्टे दे दिए। ठीक है, मैंने आपको 3 प्रबल विद्युत अपघट्टे दे दिए। एक तो मैंने आपको दे दिया CH3COONA, एक मैंने आपको दे दिया NaCl,
और एक मैंने आपको दे दिया HCl। और मैंने कहा कि इन तीनों प्रबल विद्युत अपघट्यों से आपको क्या करना है, दुर्बल विद्युत अपघट्य का मान ज्ञात करना है। दुर्बल विद्युत अपघट्य का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य का मान आप कैसे ज्ञात करोगे? तो सबसे पहले आपने इनको क्या करना होता है, आयनों में तोड़ना होगा। सबसे पहले आपने किसको क्या करना है, आयनों में तोड़ना है। स्टेप बाय स्टेप चीज को समझना, आपको क्लियर हो जाएगा लास्ट में हमने इसका मान कैसे ज्ञात किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको तोड़ेंगे आयनों में? सबसे पहले हम तोड़ेंगे लैम्डा इनफिनाइट CH3COO Na को। अब जब इसको आयनों में तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? देखो, लैम्डा इनफिनाइट CH3COO माइनस प्लस में लैम्डा इनफिनाइट Na प्लस, इसी में टूटेगा। नेक्स्ट हम तोड़ते हैं लैम्डा इनफिनाइट NaCl को। जब हम इसको आयनों में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लैम्डा इनफिनाइट Na प्लस प्लस में लैम्डा इनफिनाइट Cl माइनस। अब उसके बाद हम तीसरा जो हमारे पास बच जाता है वो है HCl, और HCl को किस में तोड़ेंगे? लैम्डा इनफिनाइट H प्लस प्लस में लैम्डा इनफिनाइट Cl माइनस। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कितने इक्वेशन तैयार हो गए? 3 इक्वेशन। इसको तो मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। अब बात आती है कि हम इन तीनों इक्वेशन से इसको कैसे निकालेंगे। तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुने इस बात को, आपने क्या करना है, 2 इक्वेशंस को तो आपस में जोड़ देना है और तीसरी इक्वेशन को घटा देना है। तीनों में से किन्हीं 2 को तो जोड़ देना है और तीसरे को घटा देना है। अगर 2 को जोड़ देते हो और तीसरे को घटा देते हो तो आपका जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है CH3COOH, उसका मान आप ज्ञात कर लोगे। समझना कैसे? अब देखो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए CH3COOH। अब आपको ध्यान से अब देखोगे, आपको चाहिए CH3COO और H। अब इनमें से आपको CH3COO कौन सा इक्वेशन दे रहा है? तो वो दे रहा है आपका इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर क्या है आपका CH3COO माइनस, आपको ये चाहिए, तो ये वाला इक्वेशन आपको कौन दे रहा है? इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन में आप देखोगे कि आपको H प्लस कौन दे रहा है? H प्लस आपको दे रहा है इक्वेशन थर्ड। H प्लस कौन दे रहा है? इक्वेशन थर्ड। अब बात ध्यान से सुनना, आपको जो दोनों इक्वेशन चाहिए जिसमें आपने जो चीज़ प्राप्त करना है, अगर वो 2 चीज़ आपको जिन जिन इक्वेशनों से मिल रहे हैं उन दोनों को तो आपने जोड़ देना है। उन दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। जो तीसरा इक्वेशन बच जाएगा उसको घटा देना है। बात समझ आ रही होगी धीरे धीरे। आपको चाहिए CH3COO और H। अब आपको पता है CH3COO तो आपको इस इक्वेशन में मिल रहा है और H आपको इस इक्वेशन में मिल रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन तो आपको क्या चाहिए? इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि आपको ये चीज़ इन्हीं दोनों से मिलेंगे ना, तो इन दोनों को तो आपने जोड़ देना है और इसको घटा देना है। तो लिख देते अपने इक्वेशन, इस तरीके से लिखेंगे अपने इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर व इक्वेशन, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को, है ना, अपने फर्स्ट और थर्ड की बात कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट व थर्ड को जोड़ने पर व इक्वेशन सेकंड को घटाने पर, इक्वेशन सेकंड को घटाने पर। अब देखो आपने क्या करना है, इन दोनों को तो जोड़ना है, इसको घटाना है। कैसे लिखोगे? आप लिखोगे लैम्डा इनफिनाइट CH3COO Na को तो आपने क्या करना है? जोड़ना है लैम्डा इनफिनाइट HCl से, और इन दोनों को घटाना किससे है? लैम्डा इनफिनाइट NaCl से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखो क्या करना है, अगर आप इनको जोड़ रहे हो तो इन दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा और इस पूरे को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? लैम्डा इनफिनाइट CH3COO माइनस प्लस में लैम्डा इनफिनाइट Na प्लस, ये तो कंप्लीट किसकी है? इसकी। अब बात करेंगे इसकी, क्या बनेगा? लैम्डा इनफिनाइट H प्लस
प्लस में लैम्डा इन्फिनाइट Cl माइनस, ये भी हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इस वाले को घटाना है, इस वाले को आपको क्या करना है, घटाना है। तो देखो इसको आप इसमें ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, है ना। तो आप इसको घटा रहे हो तो क्या बन जाएगा, लैम्डा इन्फिनाइट Na प्लस, अब ये वाली संख्या ना पूरी घट रही है ना, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो वो वाला भी क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनाइट Cl माइनस। यहाँ तक बात समझ आई, कुछ नहीं किया, जैसे जैसे मैंने इक्वेशन में कहा वैसे वैसे हम मान रखते गए। अब आप ध्यान से देखो ना, तो क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है और कौन कौन सी चीज़ें जुड़ रही है, उसको ध्यान से देखना। आप देखोगे कि Na जो है ना, एक तो आपके पास प्लस का है और ये वाला क्या है आपके पास माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। दूसरा आप देखोगे Cl, ये आपके पास क्या है, प्लस का, और ये क्या आपके पास माइनस का, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गया, आपके पास ये और ये बच गया, और हमें यही तो चाहिए था। समझ आई बात। तो अब जो हमारा इक्वेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, लैम्डा इन्फिनाइट CH3COO Na प्लस लैम्डा इन्फिनाइट HCl माइनस में लैम्डा इन्फिनाइट NaCl, फिर आपका उत्क्रमणीय का निशान, और बन गया लैम्डा इन्फिनाइट CH3COO माइनस प्लस में लैम्डा इन्फिनाइट H प्लस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा इन्फिनाइट CH3COOH। क्लियर बात। मैंने क्या किया, 3 प्रबल विरुद्ध अपघट्य लिए, उनमें से मैंने कहीं पे भी दुर्बल नहीं लिया, लेकिन इन्हीं को इस तरीके से एडजस्ट किया कि उनको जोड़ के और घटा के मैंने किसको ज्ञात किया, दुर्बल विरुद्ध अपघट्य का मान। और ये आप भी कर सकते हो, तो इसके लिए हम करेंगे क्वेश्चन, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही है और आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलना वीडियो को। तो बात करेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन के बारे में, जैसा कि मैंने आपको कहा, अभी हम इसका एक क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल समझाए हैं ना, वही मैंने आपको क्वेश्चन में एग्जांपल दिए हैं। देखो क्या क्या चीज़ें दी है, मैंने आपको NaCl का मान दे दिया इतना, HCl का मान दे दिया ये, और इसका मान दे दिया ये, और मैंने आपको कहा कि मुझे CH3COH का क्या करना है, लैम्डा अनंत इन्फिनाइट का मान, यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो अभी मैंने आपको कहा कि अगर मुझे इसका मान ज्ञात करना है, अभी करके हटे हम, कि अगर हमें इसका मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को तो आपस में जोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लैम्डा अनंत CH3COOH किसके बराबर है, वो बराबर है लैम्डा अनंत CH3COO Na प्लस में लैम्डा अनंत HCl माइनस में लैम्डा अनंत NaCl। अब हम इसके मान पुट कर देंगे। अब इसका मान आपको कितना दे रखा है, देखो ये आपका सबसे लास्ट वाला मान है 91.0, प्लस में इसका मान आपको कितना दे रखा है 425.9, माइनस में आपको किसका मान दे रखा है 126.4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा आपका 59, 2 मिनट पर, हाँ आपका आंसर आ जाएगा 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गया आपके पास आंसर। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब 2 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाली हूँ, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये जो क्वेश्चन है वो है आपके होमवर्क के लिए। तो क्वेश्चंस में आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे देती हूँ ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। क्वेश्चंस जो है ना, देखो क्वेश्चंस को समझने की कोशिश क्या करो, क्वेश्चंस में क्या दिया है और क्या पूछा है ना, अगर आपने ये चीज़ फाइंड कर लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है Al2SO4 की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इतना है, Al+3 आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन थोड़ा हटके है, कैसे है, देखो इसके अंदर ना जो पहला वाला है मैं इसमें लिख देती हूँ, जो आपका फर्स्ट है ना, इसमें आपका इक्वेशन क्या बनता है Al2SO4 की थ्राइस,
जब हम इसको आयनों में तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 2Al + 3 प्लस में 3SO4 - 2, है ना। हम जब क्या कहते हैं मोलर चालकता वाले क्वेश्चंस कर रहे थे ना, तो हमें ये चीज़ फाइंड आउट करना था और ये दोनों चीज़ दी हुई थी, है ना। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये चीज़ दी हुई है, आपको ये चीज़ दी हुई है, आपको इस चीज़ को ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करना है, आराम से ज्ञात कर सकते हो। इस वाले को इधर ले आओगे, फिर इनके मान पुट कर दोगे, इधर वाले का मान ज्ञात हो जाएगा। ये है पहले क्वेश्चन का। और कमेंट जरूर करना भाई, 1-2 बच्चे ही कमेंट करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैं बहुत ही खुश हूँ कि जो बच्चे कमेंट करते हैं उनके लिए, पर जो कमेंट नहीं कर रहे उनकी तरफ से मैं थोड़ी सी उदासी मतलब निराश है मुझे कि आप लोग भी कमेंट क्या करो, भले ही सही हो गलत हो, लेकिन क्वेश्चंस को करके भेजने का ट्राई तो क्या करो ना। चलो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कैसे होगा, मैंने आपको आइडिया दे दिया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, NaCl KBr KCl की सीमांत मोलर चालकता क्रमशः इसका मान ये है, इसका मान ये है और इसका मान ये है। तो NaBr के लिए आपको लैम्डा m इन्फिनाइट का मान ज्ञात करना है। वही चीज़ है, किसी दो को जोड़ के एक को घटाना है। अब आपने देखना होता है कि आपके पास क्या है, Na और Br है। कहाँ से आपको Na मिल जाएगा, यहाँ से। Br कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से। तो अब आपको पता लग गया होगा किन दो को जोड़ के किसी एक को घटाना है। तो इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओगे। वीडियो कैसी लगती है मुझे ये बताना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।